हेलो एवरीवन, सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वोकैब सफारी के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट को बहुत प्यार मिला, आपका रिस्पेक्ट मिली, और इस सीरीज़ में अब यही करेंगे अपने लैंग्वेज साइंटिस्ट की तरह, भाषा वैज्ञानिक की तरह वोकैबलरी को अप्रोच करेंगे। जो ट्रेडिशनल तरीका है आपका वर्ड्स को सीखने का, रटने का, याद करने का, भूल जाने का, वो तरीका भी आपको साइड में रख देना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 500-600 वर्ड्स हैं, मैं इस सीरीज़ में आपको विजुलाइज करना सिखाऊंगा, ताकि वर्ड जब भी आपके सामने आए तो उसकी पिक्चर आपके सामने भी दिमाग में क्रिएट हो जाए, और उनके जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स के बीच का डिफरेंस भी आप जानते हो, ताकि क्लोज टेस्ट जैसे क्वेश्चंस में सही जगह पे सही सिनोनिम का आप इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ को। इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है यूट्यूब पे, क्लास 1 से ही प्ले करना जो बच्चे सीरीज़ को अभी ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, आपका क्विज़ है आज का। आज एक नहीं बल्कि 2 क्विज़ हैं, ठीक है। क्लास के लास्ट में इनसे अपने निपटेंगे। 13 क्वेश्चन हैं इन टोटल। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दे देना, कहने की ज़रूरत ना पड़े। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 पिक्चर्स आपके सामने हैं, और मुझे बताओ इन 5 में से किस वर्ड को इन पिक्चर से आप कनेक्ट करेंगे। स्वे से कर दें क्या, या रिटोरिक से करें, ऑनस से करें? चलो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये वर्ड्स ही बड़े अजीब से हैं, हमें तो इनके मीनिंग ही नहीं पता। कोई बात नहीं, इनके मीनिंग भी विजुलाइज करना सिखाऊंगा, और इनके 5-5 सिनोनिम भी प्रॉपर डिटेल में आप सीखेंगे, है ना। सीखते जाओ, बस फ्लो में चलते जाओ। देखो, इन पिक्चर्स में हो ये रहा है, इस बंदे ने पूरी धरती उठा रखी है, पूरी अर्थ को अपनी कंधे पे उठा रखा है, और यहाँ पे इसने एक बड़े से एलिफेंट को यानी हाथी को उठा रखा है। फीलिंग आ रही है बोझा उठाने वाली, दोनों ही पिक्चर्स में। बोझा समझते हैं ना, बर्डन को। और इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड है बर्डन के लिए या जिम्मेदारी के लिए ऑनस। इस वर्ड को याद करना ही बहुत आसान है। जो ऑन यानी ऊपर है, अस यानी हमारे, वही तो हमारा ऑनस है, वही तो हमारी बर्डन है। समझ पा रहे हो ना। ऑनस मतलब बर्डन, और बना कैसे है, जो ऑन है अस के, जो ऊपर है हमारे, वही हमारी बर्डन या जिम्मेदारी है। अब देखो, ऑनस जो नाउन है, जिसको आप जिम्मेदारी भी बोल सकते हैं, उसी से आपने ऑनरस नाम का एडजेक्टिव बनाया है। ऑनस का मतलब है जिम्मेदारी, ऑनरस का मतलब है जिम्मेदारी भरा। कुछ बच्चे इन एस्पेक्ट्स को इग्नोर करते हैं, ऑनस और ऑनरस को 2 अलग अलग वर्ड्स मान बैठे हैं। ये 2 अलग वर्ड्स नहीं है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे ब्यूटी एक वर्ड है, अपने आप से पूछो, एक वर्ड है ब्यूटी और एक वर्ड है ब्यूटीफुल, इनके बीच का डिफरेंस समझ पा रहे हो? ब्यूटी का मतलब है सुंदरता, सुंदरता, ठीक है, और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। सुंदरता इंसान में होती है और सुंदर इंसान होता है, एक ही बात है ये। ब्यूटी एक नाउन है और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। तो ये नाउन एडजेक्टिव वर्ब्स के बीच का डिफरेंस करना सीखो। मैं हर वर्ड की सारी फॉर्म्स आपको इस सीरीज में इसलिए स्पेशली करवा रहा हूँ। चलिए, अब इन वर्ड्स को यूज़ करके देखते हैं। द पुलिस ऑफ द सिटी हैव द ऑनरस टास्क ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। जो सिटी की पुलिस है, उनके पास एक ऑनरस यानी जिम्मेदारी भरा टास्क है, काम है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, समाज में कानून के राज को बनाए रखने का। लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून का राज। यहाँ पे ऑनरस एक एडजेक्टिव है, और टास्क नाम के नाउन के लिए आया है। कैसा टास्क भाई, कैसा टास्क? टास्क है बड़ा, ऑनरस टास्क है, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसी वर्ड को अपने नाउन फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसी सेंटेंस को अगर बनाना चाहूँ, द ऑनर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इज ऑन द पुलिस। जो ऑनर्स है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, वो पुलिस के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे ऑनर्स नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इससे आपने एक और चीज़ सीखी, वो चीज़ ये है कि ऑनर्स जो है ना, उसके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन है ऑन। द ऑनर्स टू डू दिस इज ऑन मी, द ऑनर्स टू डू दैट इज ऑन यू। समझ पाए ना, जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो ऑनर्स इज ऑन मी, जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है तो ऑनर्स इज ऑन यू। चलो, अब ये तो था सिंपल वाला पार्ट, अब आते हैं एडवांस्ड वाले पार्ट पे। ऑनरस वर्ड जो आप देख रहे हैं, एडजेक्टिव जिम्मेदारी भरा, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, और हमें कोशिश करनी है कि इन सिनोनिम्स के बीच का डिफरेंस जाने। देखो, ये सारे जो है ना ऑनरस के सिनोनिम्स हैं, ये सारे के सारे। बर्डनसम भी है, डिमांडिंग भी है, टैक्सिंग भी है, आर्डुअस भी है, लिबोरियस भी है, ओपेरोस भी है, और स्ट्रेन्यूस भी है। बताने को तो मैं सीधे बता देता हूँ, ये सारे जो हैं जिम्मेदारी भरी चीज़ के सिनोनिम्स हैं, लेकिन वो सही बात नहीं होगी। इन सब के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस समझें? देखो, ऑनरस जो होता है ना, ऑनरस, ये ऐसी जिम्मेदारी भरा काम होता है जो आपकी लीगल या मॉरल जिम्मेदारी है। जैसे पुलिस की जिम्मेदारी है समाज की रक्षा करना, कोर्ट की जिम्मेदारी है सभी को न्याय या इंसाफ देना, स्टूडेंट की जिम्मेदारी है अच्छे से पढ़ाई करना, टीचर की जिम्मेदारी है पढ़ाना, है ना।
आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है आपकी अच्छे से परवरिश करना, अपब्रिंगिंग करना। तो जो ऐसा काम होता है ना जिसमें कुछ लीगल या मॉरल जिम्मेदारी हो, जिसको आप लीगल या मॉरल ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं, उन कामों के लिए आप ऑनरस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए? ये जिम्मेदारी बोझ वाली जिम्मेदारी नहीं होती, चाहे काम कितना भी बड़ा हो। ये वो जिम्मेदारी है जो आपका फर्ज है, जो कानून ने या समाज ने आपको दिया हुआ है। तो ऑनरस वर्ड तो आप सोर्ट कर दिया आपने, है ना। लीगल और मोरल जिम्मेदारियों के साथ में इस वर्ड को आपको अटैच करना है। और फिर ये बाकी की जिम्मेदारियां कौन सी हैं भाई? देखिए, बर्डन सम वो चीज़ है जिसमें थोड़ी सी बर्डन हो, थोड़ा सा बोझा हो। और अगर बर्डन सम को थोड़ा सा और ऊपर ले आएँ, बर्डन को थोड़ा बढ़ा दें, तो फिर बर्डन सम बन जाता है डिमांडिंग या टैक्सिंग। और अगर डिमांडिंग या टैक्सिंग को भी और ऊपर ले आएँ तो ये बन जाते हैं आर्डुअस, लेबोरियस, स्ट्रेनुअस और ओपेरोस। आर्डुअस, देखो इस वर्ड को बार बार इसको अपने रिपीट करेंगे, आगे आएगा क्विज के अंदर भी, है ना, नोट्स में भी आपको देखना है। ये चारों एक ही तरह के वर्ड हैं। लेबोरियस में खूब लेबर होता है, आर्डुअस में खूब आर्डर होता है, स्ट्रेनुअस में खूब स्ट्रेन होता है, और ओपेरोस में खूब खूब ज़्यादा काम होता है। ये चारों ऐसे काम को या ऐसी जिम्मेदारी को बताते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेनिंग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो। अगर फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस कम की जिम्मेदारी है तो डिमांडिंग और टैक्सिंग तरह के वर्ड यूज़ करेंगे। और अगर फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस बहुत ही कम है तो आप बर्डन सम नाम के वर्ड को यूज़ करेंगे। इनकी इंटेंसिटी का डिफरेंस है जो मैंने इन 3 कैटेगरीज में बांट दिया। अब ये जो काम आप देख रहे हैं ना, ये है आर्डुअस या स्ट्रेनुअस काम। लगभग इस आदमी की कमर टूटी गई है ना, तो कमर तोड़ने वाला काम है ये 3rd कैटेगरी का। समझ गए तीनों के डिफरेंस का, बीच का डिफरेंस? चलो, अब इसी के साथ में एक और वर्ड आपको बता देते हैं। ऐसी जिम्मेदारी जो बड़ी अजीब सी हो, भारी नहीं हो, बर्डनसम ना हो, लेकिन ऐसा काम जो ऐसी जिम्मेदारी भरा हो जो बड़ी विचित्र प्रकार की हो, है ना, ऑकवर्ड हो अपने नेचर में, उसके लिए वर्ड यूज होता है कम्बरसम। जैसे इस आदमी को देखो आप, ये टीवी शायद बहुत भारी नहीं होगा, इतना भारी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन इसकी शेप देखो कैसी है, उठाना कितना बड़ा मुश्किल है इसको। तो अ टास्क या समथिंग विच इज अनमैनेजेबल ड्यू टू इट्स साइज और नेचर इज कॉल्ड कम्बरसम, ऑकवर्ड और क्लमसी टास्क। चलिए, थोड़ा सा आपका यहाँ पे बैकग्राउंड बन गया जिम्मेदारी भरी चीज़ों के लिए। अब अपने छोटा सा क्विज खेलते हैं ताकि ये वर्ड्स को आप जो है प्रैक्टिकली खुद से लगाना सीखें। देखो, एक सेंटेंस बनाया मैंने, द मैनेजर वॉज गिवन द डैश टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज दैट वर टू बी फायर्ड। मैनेजर को काम दिया गया था, टास्क दिया गया था, और टास्क था इन चारों में से एक नेचर का, या तो आर्डुअस था, ऑनरस था, कम्बरसम था, या टैक्सिंग था। और वो था प्रिपेयर करने का एक लिस्ट को जो उन एम्प्लॉयज़ की है जिनको फायर किया जाना था, नौकरी से निकाला जाना था। अब मुझे बताओ ये काम किस तरह का होगा, ये जिम्मेदारी किस तरह की होगी? ये ऑनरस होगी क्या? क्या ये कोई लीगल या मोरल जिम्मेदारी है? मुझे तो नहीं लगती। कानून ने कहा नहीं है आपको भाई, कानून तो ऐसा नहीं कहता कि आपको लिस्ट बनानी है ना। ऑनरस तो नहीं है ये आर्डुअस है क्या? लिस्ट बनाने में आपका पसीना निकल जाए, तेल निकल जाए, ऐसा कुछ काम है क्या ये? 3rd लेवल वाला? ऐसा भी कुछ नहीं है। बैठे बैठे एसी में लिस्ट तो बनानी है, हो सकता है 2 घंटे लग जाएं, 4 लग जाएं, 2 दिन लग जाएंगे। ऐसा तो कोई काम नहीं है जो वो समझ गए ना कमर तोड़ दे। टैक्सिंग ये हो सकता है बिल्कुल, है ना। टैक्सिंग वो चीज़ है जो आपसे डिमांड करे, जो आपकी बॉडी पे स्ट्रेन डाले, लेकिन कम लेवल की डाले। हाँ, ये काम कम्बरसम जरूर हो सकता है क्योंकि इसका नेचर थोड़ा अजीब है। आप मेहनत करके एक लिस्ट बनाओगे और वो लिस्ट कैसी होगी? किसी आदमी की नौकरी लेने वाली। समझ पाए मेरी बात को? आपको मैंने एक ऐसी जिम्मेदारी दे दूं कि सामने वाले को जाके बताओ कि उनका ये नुकसान हो गया। अब वो जिम्मेदारी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, किसी को भी आप जाके बता सकते हो कि तुम्हारा नुकसान हो गया, लेकिन वो बड़ी स्ट्रेंज है, विचित्र है, ऑकवर्ड है। किसी को कैसे बताएं कि तुम्हारा नुकसान हो गया? समझ पा रहे हैं ना? तो अजीब सी जिम्मेदारी भरी चीज़ें जो ज़्यादा भारी ना हो लेकिन आपके नेचर जिनका अजीब हो, उनके लिए आप कम्बरसम या ऑकवर्ड नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कम्बरसम टास्क आप इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा और बैकग्राउंड बना, चलो एक सेंटेंस और बनाओ। डेवलपिंग ए वैक्सीन फ्रॉम द स्क्रैच इज या एन अ डैश प्रोसेस। एक वैक्सीन को स्क्रैच से डेवलप करना, स्क्रैच से मतलब बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज से, जीरो स्टेज से, ये अपने आप में इस तरह की प्रोसेस है। कोई बीमारी आई, फिर आपको शुरुआती दौर से अंत तक वैक्सीन बनानी है जो ह्यूमंस के लिए सेफ हो। भैया ये काम कोई कम्बरसम काम नहीं है, ये कोई लीगली या मॉरली ऑब्लिगेटरी काम नहीं है, ये लेबोरियस काम है, कमर तोड़ देने वाला काम है, बहुत ही बड़ा और लंबा काम है। समझ गए? लेबर लगेगा इसमें। टैक्सिंग का भी बाप है ये, टैक्सिंग तो 2nd लेवल है, लेबोरियस 3rd लेवल है, कमर तोड़ने वाला। तो आपको अपना सेंस लगाना है, आपका एग्जामिनर चाहता है कि मुश्किल काम की बात कर रहा है तो लेबोरियस प्रोसेस। चलिए बढ़े नेक्स्ट वर्ड की तरफ, आ जाओ।
जिन बच्चों ने अपनी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ज़रूर से कर लेना। ये सारा कंटेंट आप देख रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए किसी कोर्स की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे भी एक नॉच ऊपर जा करके आपको कंटेंट की ज़रूरत हो, आप चाहते हो कि मैं बिगिनर लेवल से राइटिंग को सीखूं, तो आप राइटिंग का कोर्स ज्वाइन करें। हर एग्ज़ाम के लिए आपको लिखना सिखाते हैं बिल्कुल बेसिक से, है ना। 25-30 हज़ार बच्चे हैं इस कोर्स के अंदर, आप भी फ़ायदा ले सकते हैं। उसी तरीके से आपको मिलेगा मिशन यूपीएससी कोर्स। बहुत मेहनत करके इस कोर्स को हम बना रहे हैं। हिंदी मीडियम वालों को, गुजराती बंगाली मीडियम वालों को, पंजाबी मीडियम वालों को यूपीएससी की इंग्लिश सिखा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से यूपीएससी का इंग्लिश का हर एस्पेक्ट इसमें कवर्ड होगा, चाहे सी सेट हो, चाहे आंसर राइटिंग हो, डिस्क्रिप्टिव हो, वोकैब हो या ग्रामर हो। चलिए वोकैब इसके अंदर आपको जो है कोई क्वेरी होती है तो नंबर है, व्हाट्सअप करके या बात कर सकते हैं आप टीम से फ़ोन पे। एसएससी और बैंकिंग के भी आपको सारे कंटेंट मिलेंगे ऐप के ऊपर। आप इन दोनों एग्जाम्स की फुल फ्लैजेड तैयारी कर सकते हैं, प्रीलिम से लेकर के मेंस तक। चलिए बड़े नेक्स्ट वर्ड की तरफ अपने। दो वर्ड्स आपके सामने हैं, दो पिक्चर्स, कुछ वर्ड्स आपके सामने थ्रो भी कर रहा हूँ। मुझे बताओ इन पिक्चर्स को इनमें से किस वर्ड के साथ आप एसोसिएट करते हैं? स्वे के साथ में करते हैं क्या, या ऑनर्स के साथ, रिटोरिक के साथ? चलो ऑनर्स तो आपने देख ही लिया, वो तो आप समझ ही गए हो, है ना। बाकी के देखने हैं। देखो जी, ये आप जो देख रहे हो ना, ये क्या हो रहा है, इस आदमी ने इसको गिराया, ये छोटा सा जो है ना, ये जो भी चीज़ है, ये इसको गिराएगी, ये इसको गिराएगी, ऐसे 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 आएगी, और लास्ट में जो है ना ये गिरने वाली है इसी के ऊपर। होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे गिराया गया था इसको, लेकिन ये आदमी आगे भाग रहा है और ये सब गिरने वाले हैं। जब भी किसी चीज़ के इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं दूरगामी परिणाम, दूरगामी परिणाम। भाई इसने, इस आदमी ने इसको नहीं गिराया, इसको गिराया, इसको नहीं गिराया, बड़े वाले को, लेकिन ये बड़ा वाला कभी तो गिरेगा ना आगे जा करके। तो आप कोई छोटा काम करो जिसके फार फेचड कॉन्सिक्वेंसेज हों, दूरगामी परिणाम हों। उस वर्ड के लिए अंग्रेजी में वर्ड है अपने पास रेपरकशन। स्पेलिंग इसकी देख लेना, रैपर उसके बाद में कशन, ठीक है। ये कुछ बच्चे यहाँ पे कर लगा देते हैं, कर्शन, ऐसा नहीं होता ये है कशन और ये है रैपर। स्पेलिंग को भी साथ में लेके चलो, समझ गए। द डिलेड और बैड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्ट। रेपरकशन वर्ड जो है यूजुअली बैड जो है ना, बैड वर्ड्स के साथ में यूज़ होता है, दुष्परिणामों के साथ में यूज़ होता है, अच्छे परिणामों के साथ, अच्छे रिजल्ट्स के साथ में यूज़ नहीं होता। फार फैचिंग रिजल्ट्स लेकर के आता है, दूरगामी जो है नतीजों को। रेपरकशन एक नाउन है, इसके लिए एडजेक्टिव है रेपरकर्सिव, ठीक है। नाउन से आप एडजेक्टिव भी बना सकते हैं। अब बना के देखो, एक सेंटेंस बनाओ। रशिया यूक्रेन वॉर मे हैव अनइमेजिनेबल सोशल एंड इकोनॉमिक रेपरकशंस फॉर द एंटायर यूरोप। रशिया यूक्रेन की वॉर जो है उसके हो सकते हैं ऐसे सोशल और इकोनॉमिक रेपरकशंस, ऐसे सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम, दूरगामी दुष्परिणाम है ना, दूरगामी, और किसके लिए? पूरे एंटायर यूरोप के लिए। हो सकता है आज से 50 साल बाद भी इस वॉर की वजह से किसी को कुछ भुगतना पड़े, समझ गए ना। आज वॉर खत्म हो जाएगी, लेकिन 50 साल बाद भी इस वॉर की वजह से समाज और आर्थिक जो जीडीपी है, किसी कंट्री की इकॉनमी है, वहाँ पे कुछ गलत हो रहा हो। चलिए वर्ड आपने सीख लिया। अब अपना एडवांस वाला पार्ट, इसके देखने हैं सारे सिनोनिम्स। 3 तरह के सिनोनिम्स इस वर्ड के आपको मिलेंगे और तीनों ही बड़े इंटरेस्टिंग है। देखो पहला जो सिनोनिम है ना, इसका क्लोजेस्ट सिनोनिम जो रेपरकशन वर्ड का है वो है फॉल आउट। और ये जो फॉल आउट वर्ड बना है ना, ये बना है न्यूक्लियर रेडिएशन से। आपको पता है अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाए तो उसके बाद में जो रेडिएशन रह जाता है ना, उसके लिए अंग्रेजी में वर्ड बनाते हैं अपने फॉल आउट या न्यूक्लियर फॉल आउट। न्यूक्लियर फॉल आउट जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जैसे चेरनोबिल में हुआ था रशिया में, है ना, यूक्रेन में 1991 के आसपास। तो वो जो रेडिएशन है न्यूक्लियर बॉम्ब के ख़त्म हो जाने के बाद में, फट जाने के बाद में, कई सालों तक लोगों को परेशान करता है। और ये रेपरकशन भी तो वही चीज़ है ना, इसलिए फॉल आउट वर्ड को रेपरकशन का क्लोजेस्ट सिनोनिम माना जाता है। न्यूक्लियर रेडिएशन और किसी चीज़ के रेपरकशंस एक ही तरीके से काम करते हैं, बहुत दूर तक और बहुत लंबे वक्त तक असर डालते हैं। अच्छा, बाकी के कौन से सिनोनिम्स हैं? कॉन्सिक्वेंस एंड आउटकम। ये दोनों जो है ना किसी चीज़ के रिजल्ट्स की बात करते हैं डायरेक्ट, समझ पा रहे हैं। इसमें कोई दूरगामी फार फेचिंग वाला एलिमेंट शामिल नहीं है। आउटकम तो ये हो सकता है आपने कुछ किया, सामने वाले ने भी कुछ कर दिया, हाथों हाथ आपको कोई क्रिया की प्रतिक्रिया मिल गई, आउटकम है वो, है ना। तो यहाँ पे कुछ फार फेस्ट वाला जो है ना केस नहीं है, सीन नहीं है। और जो तीसरा वाला आप देख रहे हो ना, रैमिफिकेशन या इम्प्लीकेशन, ये आप इस पेड़ से समझो। देखो ये पेड़ कभी तो यहाँ से शुरू हुआ था ना, बीज से, फिर ये यहाँ तक आया होगा, फिर एक ब्रांच ऐसे निकली होगी, एक ब्रांच ऐसे निकली होगी, एक ऐसे निकली होगी, एक ऐसे निकली होगी, एक ऐसे निकली होगी। तो एक बीज से 5 ब्रांचेस निकली और हर ब्रांच में से ऐसे 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 4-4 पत्तियाँ निकली।
और हर पत्ती में से एक दो एक दो एक दो एक दो ऐसे लीव्स निकली। समझ पाए क्या हो रहा है? समस्या ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, और फिर उसमें से ऐसे 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 जो है बढ़ती गई। कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स जब भी किसी चीज़ के निकलते हैं भाई साहब, वहाँ पे रेमिफिकेशन ये वाला जो है ना वर्ड यूज़ किया जाता है। अब कोई बच्चा मुझसे पूछे सर रेपकर्शन और इनमें क्या फ़र्क है, ये फार फेचड रिजल्ट की बात करता है और ये कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स की बात करता है ना। बहुत ही पेचीदा से जो परिणाम निकलते हैं किसी चीज़ के, वो करता है रेमिफिकेशंस। अब यूज़ करके देखते हैं, ऐसे नहीं समझोगे आप। In the decades to come, adoption of Western culture is bound to have social ramifications for the society. आने वाले डेकेड्स में जो अडॉप्शन है वेस्टर्न कल्चर का, वो बाउंड है। बाउंड का मतलब है पक्का है, वो इस काम को करेगा ही करेगा। तो वो बाउंड है कि वो रखने वाला है, हैव करने वाला है सामाजिक कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स को पूरे समाज के लिए। ठीक है, आज आपने कुछ शुरू किया, वो आज से 50 साल बाद ऐसे 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 करके पता नहीं क्या बन जाएगा, है ना, वो रेमिफिकेशन होने वाला है। चलो फीलिंग आ गई इन वर्ड्स की, बड़े नेक्स्ट वर्ड की तरफ। लास्ट में क्विज सॉल्व करेंगे ना, वहाँ पे आपको और अच्छा आइडिया मिलेगा। चलो अब देखो, दो पिक्चर्स हैं आपके सामने, बताओ मेरे को किससे कनेक्ट करें इनको। यहाँ पे एक आदमी है जो पता नहीं क्या झुंझुना दिखा रहा है पब्लिक को, है ना, जरूरी कोई ये लीडर या नेता है, ये शायद वो पेंडुलम दिखा रहा है, वो हिप्नोटाइज करने वाला, है ना। और यहाँ पे एक आदमी है, इसके कई सारे चेहरे हैं, देख रहे हो, कहीं उदास है, कहीं हंस रहा है, कहीं न्यूट्रल है, कहीं पे स्मग फेस है। तो ये जो कई चेहरों वाला आदमी है जो लोगों को पागल बना रहा है, हिप्नोटाइज कर रहा है, ये आदमी जो है ना, इसकी बातचीत जो है उसको अपने अंग्रेजी में बोलते हैं रिटोरिक। क्या बोलते हैं? रिटोरिक। और रिटोरिक का क्या मतलब होता है जी? रिटोरिक का मतलब होता है हाई फाई टॉक जो कि एम्प्टी निकले, बाद में आकर के थोथी निकले, है ना, खाली निकले। और ये रिटोरिक जो है ना, अक्सर आप जोड़ करके रखते हैं नेताओं के साथ में जो चुनावी वादे करते हैं। रिटोरिक वर्ड का एक बहुत ही कॉमन सा हिंदी सिनोनिम है या मीनिंग है जुमला या जुमलेबाजी। समझ गए? रिटोरिक का मतलब है जुमला या जुमलेबाजी, जो सिर्फ कहने के लिए की जाती है, उसके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं होता, उसके पीछे कोई एक्शन नहीं होता। रिटोरिक एक नाउन है, एडजेक्टिव फॉर्म है रिटोरिकल। चलिए यूज करके दिखाते हैं आपको। द गवर्नमेंट इज ऑफन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्गर ऑन रिटोरिक एंड वीकर ऑन कॉन्क्रीट एक्शन। सरकार जो है अक्सर वो अक्यूज होती है, उस पर आरोप लगता है रिटोरिक पे स्ट्रॉन्गर होने का, जुमलेबाजी पे मजबूत होने का, और कमज़ोर होने का एक्शन लेने पे, असल में कामगिरी करके दिखाने पे। ठीक है, जुमलेबाजी ज़्यादा और काम कम। द रिटोरिकल स्पीचेस फेल टू गार्नर वोट्स इन रिसेंट इलेक्शंस। जो ये रिटोरिकल स्पीचेस थे, जुमलेबाजी भरे भाषण थे, वो फेल हो गए, नाकामयाब हो गए गार्नर करने में या गैदर करने में, इकट्ठा करने में वोट्स को रिसेंट इलेक्शंस में, हाल में हुए इलेक्शंस या चुनावों में। चलिए एडजेक्टिव और नाउन फॉर्म दोनों सॉर्टेड हैं। अब आते हैं एडवांस्ड वाले पार्ट पे। रिटोरिक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, 3 कैटेगरी में बांटूंगा मैं, और तीनों कैटेगरीज को आपको समझना है। पहली कैटेगरी जो है ना, वो है ग्रैंडिलोक्वेंस और मैग्नीलोक्वेंस। ये जो लोक्वेंस है ना, ये बना है लोकू रूट से, शायद ग्रीक या लैटिन रूट हो गए। लोगू का मतलब होता है बातचीत या टू टॉक। ठीक है, ग्रैंड मतलब बड़ा, मैग्ना मतलब बड़ा। ग्रैंडिलोक्वेंस मतलब बड़े बोल, मैग्नीलोक्वेंस मतलब बड़े बोल। और ये जो बड़े बोल है ना, ये रिटोरिक वर्ड के क्लोजेस्ट सिनोनिम है। समझे मेरी बात को? ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस सबसे क्लोज सिनोनिम है रिटोरिक के। रिटोरिक थोड़ा लिटरेरी वर्ड है, जो शेक्सपियर की किताबों में यूज़ होता हुआ आप देखेंगे, या द हिंदू के एडिटोरियल में यूज़ होता हुआ देखेंगे। ग्रैंडिलोक्वेंस और मैग्नीलोक्वेंस जो हैं वैसे भी कम यूज़ होते हैं आजकल, और थोड़े से कम जो है ना लिटरेरी हैं। ये आप लिटरेचर में नहीं देखोगे ज़्यादा। समझ गए ना, ये लिटरेचर वाला वर्ड है रिटोरिक। तो ऐसा समझ लो ये तीनों वर्ड्स एक ही हैं। चलो अब बाकी के वर्ड्स क्या हैं जी सिनोनिम। इलोक्वेंस, अंग्रेजी में ये जो ई रूट लगता है ना किसी वर्ड के आगे, इसका मतलब होता है सुंदर। ठीक है, या अच्छा, या डिसेंट। डिसेंट, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा यूफेमिज्म, नहीं सुना तो अभी आगे आ जाएगा किसी क्लास में। ठीक है, यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी गलत बात को सही तरीके से बोलना, पॉलिटिकली करेक्ट बना करके बोलना। आप किसी को ऐसा नहीं बोलते कि वो मर गया, आप बोलते हैं वो गुजर गए। तो ये जो गुजर गए है ना, ये यूफेमिज्म है, मर गया नहीं बोल रहे आप। तो ये यूफेमिज्म में शुरू में यू लगा है, ई यू। वैसे एक वर्ड है यूओलॉजी। यूओलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा, किसी की प्रेज। तो ये याद रखें, बार बार जब ये ईयू रूट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ये सुंदरता की बात करता है। अब देखो इलोक्वेंस का मतलब क्या है, सुंदर बोल, ऐसी लैंग्वेज जो बहुत पावरफुल और परसुएसिव है। जैसे ये मार्टिन लूथर किंग दे रहा था अमेरिका में, इनका एक बहुत ही फेमस स्पीच है,
माई नेम इज़ मार्टिन लूथर किंग एंड आई हैव ए ड्रीम, है ना। बड़े ही पावरफुल स्पीच देते थे, बड़े अच्छे स्पीकर थे। इलोक्वेंस का मतलब होता है जी ऐसी लैंग्वेज जिसमें बड़ा दमदार हो, है ना, दमदार लैंग्वेज। ये रिटोरिक की तरह शायद होती ना हो, लेकिन ये पावरफुल और परसुएसिव बहुत होती है। चलिए, ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस रिटोरिक नेगेटिव वर्ड है, इलोक्वेंस एक पॉजिटिव वर्ड है, अच्छे लीडर्स की निशानी है। तीसरा क्या है जी? तीसरा है जी हाइपरबोल। हाइपर मतलब बहुत बड़े, बोल का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। जैसे नेता है ना, सब कुछ खतरे में है, देश भी खतरे में है, धर्म भी खतरे में है, तो जब इलेक्शंस आते हैं तो ये हाइपरबोलिक हो जाते हैं, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, ताकि, समझ गए, हाइपरबोल एग्जैजरेशन का सिनोनिम है। तो आपने अभी देखा रिटोरिक वर्ड के ये सारे रूप हैं अलग अलग सिनोनिम्स के, सबके अपने अपने मीनिंग्स हैं। चलिए बढ़े नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एक क्विज देते हैं आपको। द पॉलिटिशियन वॉज इन फेमस फॉर हिज रिटोरिक एंड, अब बताओ दोनों में से क्या लगाएं। पॉलिटिशियन जो है बदनाम था, कुख्यात था अपनी रिटोरिक या जुमलेबाजी के लिए, और साथ ही साथ किस चीज़ के लिए भाई? इलोक्वेंस के लिए, हाइपरबोल के लिए। भाई जुमलेबाजी वाला आदमी है, नेगेटिव आदमी है, नेगेटिव आदमी इलोक्वेंस कभी नहीं करेगा। इलोक्वेंस एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। हाइपरबोल के लिए था वो तिल का ताड़ बनाने में मशहूर था। समझ गए? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये दो पिक्चर्स हैं, बताओ किससे किसको कनेक्ट करोगे भाई। पहली पिक्चर में गंदगी मची हुई है, जहाँ से आपका पास निकलना भी मुश्किल हो जाए, और दूसरी पिक्चर है, अब जो खाता होगा उसको तो बड़ा अच्छा लग जाएगा। ये वैसे देखने में बड़ी अजीब सी चीज़ लग रही है, ये शायद क्रैब है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? घोंगा, घेंगा, कुछ लोग खाते हैं ना इसको। देखने में दोनों ही पिक्चर बड़ी सड़ी हुई पिक्चर्स हैं, ठीक है, मतलब ऐसी पिक्चर्स है देख करके नफरत हो जाए। इसको तो कभी खा ही ना पाएँ आप, और यहाँ से आप गुजर ना पाएँ। हर वो चीज़ जो बहुत सड़ी हुई लगे आपको, देखते हुए सड़ी हुई लगे, जिससे घृणा हो जाए मन में, इतनी बुरी लगे जिसके नाम से ही आपके मुंह में नफरत आ जाए, वो चीज़ होती है अबॉमिनेबल, एक्सेप्शनली अनप्लेजेंट एंड डिस्टेस्टफुल। अबॉमिनेबल, समझ गए, घृणा के लायक। अबॉमिनेबली इसकी एडवर्ब फॉर्म है, अबॉमिनेशन इसकी नाउन फॉर्म है। चलो अब यूज़ करके देखते हैं अबॉमिनेबल नाम के वर्ड को, एडजेक्टिव को। द विलेजर्स वर शॉक्ड बाय द अबॉमिनेबल एक्ट ऑफ क्रुएल्टी टूवर्ड्स इनोसेंट एनिमल्स। विलेजर्स जो शॉक थे, सबके सब हैरान थे उस बहुत ही घृणा के लायक एक्ट की वजह से, हरकत की वजह से, जो था क्रुएल्टी का यानी बर्बरता का, जो था इनोसेंट एनिमल्स के सामने, भोले वाले जानवरों के लिए। ठीक है, ये एक्ट ऐसा था जिसका नाम सुनते ही आपको घृणा होने लगे, नफरत होने लगे, डिस्टेस्टफुल। बैठ गए वर्ड दिमाग में। द अबॉमिनेबल कंडीशंस इन द प्रिजन वर ब्रॉट टू लाइट बाय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। जो अबॉमिनेबल कंडीशंस थी, घृणा के लायक जो खराब कंडीशंस थी प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर, उनको सबके सामने लाया गया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के द्वारा, ऐसे पत्रकारों के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। चलिए ये वर्ड आपके दिमाग में हो गया फिट। अब आते हैं इसके एडवांस पार्ट पे। सिनोनिम्स देखो इसके, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। हीनियस, इग्रीजियस और डिस्गस्टिंग, डिटेस्टेबल, एबोरेंट और ऑडियस। देखो जी, अबॉमिनेबल अगर बच्चा है ना, तो ये डिस्गस्टिंग, डिटेस्टेबल, एबोरेंट और ऑडियस इसके दादे हैं। आई बात समझ में? अबॉमिनेबल ऐसी चीज़ है जो जिसको दिमाग में सुन करके, देख करके, विजुलाइज करके आपका दिमाग खराब हो जाए, आपका मुंह कड़वा हो जाए, है ना, आपको डिस्टेस्टफुल फील हो। और ये सारे वर्ड जो है उसी चीज़ को बताते हैं, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के। चलो ये तो आपने समझ लिए, क्लोजेस्ट सिनोनिम है ये, डिस्गस्टिंग, अबोरेंट, ऑडियस और डिटेस्टेबल। अबोरेंट वर्ड पे और ऑडियस वर्ड पे खास ध्यान देना, एग्जामिनर्स के फेवरेट वर्ड्स हैं ये। बाकी ये वर्ड्स तो सबको आते ही होते हैं, है ना। अबोरेंट और ऑडियस देख लेना, घृणा के लायक गंदी चीज़। अच्छा फिर इग्रीजियस क्या है? इग्रीजियस भी गंदी चीज़ है, लेकिन ये घृणा के लायक नहीं है। इग्रीजियस वो गंदी चीज़ है जो दूर दूर से देखते ही पता लगे आपको ये गंदी चीज़ है। कैसे? ये देखो, ये आदमी को देखो, यहाँ पे डूब रहा है, और ये मैडम और ये जो सर हैं अपनी सेल्फी ले रहे हैं दोनों इस आदमी के साथ, डूबते हुए के साथ। समाज के वो गंदे काम जो नोटिसेबली बैड हैं, माता पिता को ना पूछना, है ना, किसी की मदद ना करना जो बहुत मदद के लायक हो, स्वार्थी हो जाना किसी चीज़ पे, अनजस्ट हो जाना, भेदभाव करना घर में, परिवार में, ऑफिस में, कलीग्स के साथ में, ऐसी गंदी चीज़ें जो दूर से देखते ही हर आदमी बोलता है हाँ जी गलती है ये, उन चीज़ों को अपने बोलते हैं इग्रीजियस। समझ पाए? इसमें वो मुंह बनाने वाली चीज़ नहीं है, इसमें आपको कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई गंदा टेस्ट नहीं आएगा, बस आप बोलोगे हाँ यार ये तो गलत ही चीज़ है, ये होती है इग्रीजियस। और तीसरी क्या है? हीनस। हीनस अक्सर क्राइम होते हैं, ऐसी चीज़
जो क्रिमिनली, लीगली या मॉरली इवल हो, जैसे चाइल्ड रेप एक हीनियस क्राइम है, क्रिमिनली भी गलत है, मॉरली भी गलत है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये वाला जो काम है हमें जो है अबॉरेंट भी लग रहा है। हाँ बिल्कुल लग रहा है भाई, ये सिनोनिम्स इसीलिए सिनोनिम्स है ना जो कभी कभी एक दूसरे को रिप्लेस कर दें। इनके खुद के मीनिंग्स भी हैं लेकिन इनकी तासीर एक ही है, सभी गलत चीज़ की बात कर रहे हैं। भाई ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, लेकिन इनका गलत होने का तरीका है। तो किसी सिचुएशन में एक से ज़्यादा वर्ड फिट हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको अपना स्पेशल वर्ड चूज़ करना होगा। तो हीनियस आएगा मॉरली और क्रिमिनली ईवल चीज़ों के लिए, है ना, किसी का रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, इस तरह के गंदे कामों के लिए। चलिए एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं आपका, शायद ये वर्ड्स आपके दिमाग में बैठे। द डैश कंडीशंस in the overcrowded and unsanitary refugee camp highlighted the urgent need for humanitarian aid। जो इस टाइप की कंडीशंस थी और कहाँ पे, खचाखच भरे हुए ओवरक्राउडेड और गंदे रिफ्यूजी कैंप्स में, उन्होंने हाईलाइट किया उस अर्जेंट नीड को जो थी ह्यूमैनिटेरियन एड की, मानवीय मदद की। अब ये कैसी कंडीशन होगी जहाँ पे खचाखच भरे हुए हैं और अनसैनिटरी है ना, गंदगी पड़ी हुई है। अनसैनिटरी मतलब अस्वच्छ, डर्टी, स्पॉइल्ड। रेफ्यूजी कैंप कैसे रहते होंगे, खचाखच भरे हुए, गंदे, वहीं पे लोग पड़े हैं, वहीं पे गंदगी पड़ी है। कैसी कंडीशंस होंगी ये, अबॉमिनेबल होंगी, हीनस होंगी, एग्रीजियस होंगी। देखो कोई क्राइम व्राइम तो हुआ नहीं और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसको सब बोल रहे हैं हाँ गंदी है ना, ये गलत चीज़ है, दूर से जो आपको गलत दिखे। यहाँ पे आपको अबॉमिनेबल वर्ड का इस्तेमाल करना है। घृणा के लायक गंदी है ये, ऐसी चीज़ गंदी है जिसके पास आप खड़े ना हो पाए। अबॉमिनेबल कंडीशंस। एक और बना ले, द डैश क्राइम्स कमिटेड बाय द सीरियल किलर लेफ्ट पीपल इन फियर ऑफ देयर सेफ्टी। जो इस टाइप के क्राइम्स थे जो कमिट किए गए थे इस सीरियल किलर के द्वारा, उसने लोगों को फियर में लेफ्ट कर दिया, लोगों को डर के जो है साए में छोड़ दिया, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। क्राइम की बात हो रही है, दिमाग मत लगाओ, हीनस क्राइम्स। बैठ गया दिमाग में? चलो जी आ जाओ, अपना आज का लास्ट है टास्क। 2 पिक्चर्स हैं आपके सामने, बताओ किसको किससे कनेक्ट करोगे। हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो है ना हवा चल रही है राइट में और ये पेड़ झुक गया राइट में, और फिर हवा चली लेफ्ट में, ये पेड़ झुक गया लेफ्ट में। मतलब हवा जो है ना पेड़ को अपनी दिशा में झुका रही है, जिस तरफ हवा चलेगी पेड़ वहीं पे झुक जाता है। और ये जो हवा चल के किसी को झुकाने का काम है, लहर चला करके किसी को अपने कंट्रोल में लेने का काम है, इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड है अपने पास स्वे। ठीक है, बाकी तो चारों हो ही गए, इनको क्या देखना है, अब यही बचा है ना स्वे। स्वे का मतलब होता है द पावर टू कंट्रोल समथिंग, नाउन फॉर्म में। आपकी वो ताकत जिससे लोग आपसे प्रभावित हों और जैसा आप चाहते हो वैसा ही वो करें, वो आपका स्वे है। जैसे पॉलिटिशियंस है ना, उनका स्वे होता है पब्लिक के अंदर, है ना, वो बोलते हैं भाई इसको वोट डालना है, मुझे वोट डालना है, तुझे वोट डालना है नहीं डालना है, जो वो बोलते हैं पब्लिक वैसा करती है। जो उनका वोटर बैंक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना, स्वे, अपने स्वे को वो होल्ड करते हैं। और वर्ब फॉर्म में स्वे का मतलब होता है किसी दूसरे आदमी की ओपिनियंस या बिलीव्स को शेप करना अपने हिसाब से, या फिर उसको इस तरीके से प्रभावित करना कि वो जो आप चाहें वो वैसा ही करे। समझ पा रहे हैं ना, ये ऐसा प्रभाव है जिसमें किसी से कुछ करवाते हैं आप जैसा सोचेंगे, सोचवाना चाहेंगे वो वैसा ही सोचेगा, आप जिसको वोट डलवाना चाहेंगे वो उसी को वोट डालेगा। तो इस तरह का एक डायनेमिक तरह का इन्फ्लुएंस है, इसको बोलते हैं स्वे। स्वे वर्ड बना ही इस हवा से है, जिस तरफ हवा आएगी वहीं पे स्वे चलेगा और वहीं पे चीज़ें झुकेंगी। अब देखो बना के देखो सेंटेंस को, पॉपुलिस्ट लीडर्स आर दोज हु आर एबल टू स्वे देयर वोटर्स विद देयर इलोक्वेंस। पॉपुलिस्ट लीडर, मशहूर लीडर वो लोग हैं जो एबल होते हैं स्वे करने में, प्रभावित करने में अपने वोटर्स को। अब कैसा प्रभावित करना है कि वो जो चाहें वैसा ही वोटर्स करें, है ना, लीडर जैसा बोले वैसा वोटर्स करें। और वो करते कैसे हैं, अपनी इलोक्वेंस से। इलोक्वेंस वर्ड पहले हो चुका है, इलोक्वेंस का मतलब होता है जी पावरफुल या परसुएसिव स्पीच। समझ गए? चल ये वर्ब फॉर्म में आपने यूज़ किया। अब आ जाओ स्वे वर्ड के सिनोनिम्स पे। सिनोनिम्स काफ़ी सारे हैं, कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। सबसे क्लोजेस्ट सिनोनिम है जो स्वे का, वो है इन्फ्लुएंस। इतने क्लोजेस्ट हैं कि इन दोनों वर्ड्स को आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। यू कैन स्वे योर वोटर्स एंड यू कैन इन्फ्लुएंस योर वोटर्स। समझ गए? नाउन और वर्ब फॉर्म है दोनों ही वर्ड्स की, स्वे भी नाउन है, इन्फ्लुएंस भी नाउन है, स्वे भी वर्ब है, इन्फ्लुएंस भी वर्ब है। अच्छा और कौन से वर्ड है? और वर्ड है जी अपने पास क्लाउड। और क्लाउड वर्ड को समझना हो तो गब्बर सिंह की तस्वीर देख लेना। क्लाउड का मतलब होता है दबदबा। अब ये भी तो प्रभाव ही है हिंदी में, और इन्फ्लुएंस भी प्रभाव है और स्वे भी प्रभाव है। फ़र्क देखा ना पर आपने?
क्लाउड वैसा प्रभाव है जिसमें दबदबा होता है आपका, लोग आपसे अदब से बात करते हैं, आपसे तमीज़ से पेश आते हैं, आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं करता, आपकी बात को सब मान लेते हैं। पर क्लाउड में, या समझ गए ना, वो वाली बात नहीं होती कि पॉलिटिशियन ने बोला है कि चलो मैं बोल रहा हूँ इसको वोट डालो या मुझे वोट डालो। क्लाउड तो बस आपका एक डर होता है, डोमिनेंस होती है आपकी। और क्लाउड को ही जब हम एक लेवल और ऊपर लाते हैं तो उसके लिए वर्ड होता है अंग्रेजी में प्रीडोमिनेंस। समझ गए? चलो सेंटेंस बना के दिखाता हूँ आपको। कॉर्पोरेट्स यूज देयर क्लाउड टू स्वे गवर्नमेंट पॉलिसीज। एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्लाउड और स्वे दोनों वर्ड्स को आपने यूज़ करके देख लिया। कॉर्पोरेट्स यूज़ करते हैं अपने दबदबे को ताकि वो प्रभावित कर सकें, अपने हिसाब से ढाल सकें, स्वे कर सकें सरकारी पॉलिसीज़ को। चलिए, मेरे ख्याल से पांचों वर्ड्स आपके सॉर्टेड हैं। एक रिवीजन इनको देना है आपको, डिटेल में हो गए हैं, अब किसी डिक्शनरी को खोलने की ज़रूरत नहीं है। इमेजिन करो और इमेजिनेशन से सेंटेंस बनाओ। क्लोज टेस्ट में, एग्जाम्स के जो मॉक टेस्ट लगाते हुए इन वर्ड्स को आप इसी फॉर्म में पाएंगे और जितनी बार देखेंगे उतनी बार आप रिवाइज करेंगे। नोट्स को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। अब अपने क्विज़ पे आएंगे। क्वेश्चंस क्विज़ के मैंने बहुत इजी बनाए हैं। इसके अंदर आपको क्लोज टेस्ट है और 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सही वर्ड को आपको चूज़ करना है। ठीक है, कोशिश करो। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर में डाल दिया है इनके आंसर्स को हिंट के साथ में। पहले अपना आंसर निकालो, फिर मेरे वाले से मैच करना। ठीक है, कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाओ सेकंड वाले पे। यहाँ पे मैच द कॉलम करना है। लेफ्ट साइड में एक वन वर्ड है और राइट साइड में उस वन वर्ड का, मतलब लेफ्ट साइड में पूरा जो है उस वन वर्ड का फुल फॉर्म है और राइट साइड में वो वन वर्ड है। जैसे टू कंट्रोल द शेप या ओपिनियंस ऑफ अदर्स, इसको क्या बोलेंगे? इसको इलोक्वेंस बोलेंगे, आर्डुअस बोलेंगे, स्वे बोलेंगे या रिटोरिक बोलेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से दोनों कॉलम्स मैच करवाने हैं। आंसर इसका भी फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है, जाके चेक करो। जो बच्चे अपनी ऐप पे रजिस्टर्ड हैं एसएससी बैंकिंग कॉम्बो में या मिशन यूपीएससी में, ये क्विज़ आपको, क्लासेस तो मैं ये डाल ही रहा हूँ ऐप पे भी, क्विज़ आपको सोल्यूशन करवाया जा रहा है हर क्लास के लास्ट में। तो थोड़ा सा आपको प्रीमियम वाला एडिशनल कंटेंट मिल रहा है। क्विज़ आपको जो मिलेंगे वो सॉल्व करवाए जाएंगे और एडिशनल क्विजेज भी मिलेंगे हर चैप्टर के लास्ट में। आप अपना ऐप वाला कोर्स जो है उसको अच्छे से यूज़ करें। मुलाकात लेंगे नेक्स्ट क्लास में, मे बी ऑन सैटरडे ऑन संडे। वीक में 2 क्लासेस करने वाले हैं। अंटिल देन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।